Hey guys, welcome back to One Stop Biology. So guys, today we are going to start off with a new chapter. आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं. चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. तो बेसिकली हम चैप्टर 10 कर रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का. ठीक है. अब ये चैप्टर हम क्या करेंगे ना कि फटाफट आज के वीडियो में ही खत्म कर देंगे. ठीक है. इतना कोई ऐसा बड़ा चैप्टर तो है नहीं. हमें बेसिकली क्या पढ़ना है वो बताती हूँ. तो हमने जब इम्यून सिस्टम पढ़ा था, जब ह्यूमन डिसीजेज पढ़ी थी, तो हमने क्या बोला था कि बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो पैथोजेंस के जैसे काम करते हैं, है ना. तो बहुत सारे ऐसे बेसिकली माइक्रोब्स होते हैं जो ह्यूमन डिजीजेस कॉज करते हैं, है ना. बट क्या सारे माइक्रोब्स ह्यूमन डिजीजेस कॉज करते हैं? आप मुझे बता दीजिए कमेंट में एक बारी. ठीक है. बट और इसका आंसर क्या होगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सारे माइक्रोब्स जो है वो ह्यूमन डिजीजेस कॉज कर रहे हैं, है ना. तो बेसिकली क्या है फंडा कि बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल होते हैं, है ना. हम आज ऐसे माइक्रोब्स की बात करने वाले हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं. ठीक है. तो बेसिकली आ जाते हैं सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट पे. ठीक है. ऐसे गाइस बहुत सारे, है ना, बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होते हैं जो कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हमारी हेल्प करते हैं. ऐसा ही एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस. ठीक है. इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब. ठीक है. ये क्या करता है कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है. अब जो है आपका, ये कैसे करता है कि जब ये बैक्टीरिया ग्रो करता है ना मिल्क के अंदर, तो ये एसिड्स प्रोड्यूस करता है. और ये एसिड क्या करते हैं कि जो आपका मिल्क के प्रोटीन है ना उनको कोआगुलेट करके डाइजेस्ट कर देते हैं पार्शियली. ठीक है. तो होता क्या है कि बेसिकली जब कर्ड थोड़ा सा अगर हम मिल्क में ऐड कर देते हैं, तो वो कैसे काम करता है, वो इनोक्यूलम जैसा काम करता है या स्टार्टर जैसा काम करता है. ठीक है. और इसमें मिलियंस ऑफ लैब हैं. ठीक है. और अब जब सूटेबल टेम्परेचर पे हम इनको छोड़ देते हैं, तो ये क्या करता है कि मिल्क को पूरी तरीके से कर्ड में कन्वर्ट कर देता है. कन्वर्जन से फायदा क्या होता है हमें, क्यों हमें कर्ड में कन्वर्ट करना है? तो बेसिकली गाइस जो कर्ड बनता है ना मिल्क से, उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है ना. जैसे कि आपका विटामिन बी 12, है ना, जो विटामिन है बी 12, वो बढ़ जाता है. ठीक है. वैसे ही हमारे स्टमक में भी बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है. और ये आपका जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है ना उसको चेक में रखते हैं. तो बोलते हैं ना हमारे गट में मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, बट वो कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, वो रह रहे हैं हमारे अंदर बट वो नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं हमें दूसरे जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं उनको लिमिट करने के लिए. ठीक. तो अब इसके अलावा क्या है, एक और एग्जांपल है कि जो हम डो बनाते हैं, बहुत बार हम फर्मेंट करते हैं डो को. जैसे हम बहुत सारी साउथ इंडियन डिशेस बनाते हैं ना, डोसा हुआ, इडली हुई, है ना, चीज हुआ. तो इनको इनको बनाने में जो फर्मेंटर्स यूज होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया ही होते हैं. ठीक है. तो ये तो हो गया हाउस होल्ड प्रोडक्ट. अब देखते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कैसे यूज होता है. तो कई बहुत सारे माइक्रोब्स जो हैं, ठीक है, उनको हम बड़े बड़े वेसल्स में डाल देते हैं जिसको बोलते हैं फर्मेंटर्स. और उसमें हम बहुत सारे ऐसी चीजें फर्मेंट करते हैं, जैसे कि फर्मेंटेड बेवरेजेस. हम क्या करते हैं कि हम यीस्ट लेते हैं. ठीक है. यीस्ट से हम फर्मेंट कर देते हैं और बना देते हैं वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम. ठीक है. जो आपको बिल्कुल भी नहीं कभी ट्राई करना चाहिए, है ना, आप अंडर एज है. राइट. तो ऐसे बहुत सारे अल्कोहलिक बेवरेजेस हम माइक्रोब्स से ही बनाते हैं. ठीक है. इसके अलावा एक चीज है जो हर घर में मिलती है क्योंकि बहुत ही कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम है, वो है ब्रेड. ब्रेड जो है वो, उसमें यूज होता है यीस्ट, जिसको ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं, सैक्रोमाइसीस सेरेविसे, है ना. और ये जो आपका यीस्ट है, ये यूजफुल होता है ब्रेड बनाने में. वैसे ही ये इथेनॉल और अल्कोहल भी बनाता है. ठीक है. अब जो आपका वाइन और बियर होती है वो विदाउट डिस्टिलेशन बनती है. जो विस्की, ब्रांडी, रम जैसी चीज होती है वो डिस्टिलेशन
वो डिस्टिल कर दी जाती है बेसिकली, है ना, वो डिस्टिलेशन से बनती हैं, जो फर्मेंटेड ब्रॉथ है उसको डिस्टिल करके। ठीक है, तो ये तो हो गए फर्मेंटेड बेवरेजेस। इसके अलावा हम और क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अगेन एंटीबायोटिक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्या है एंटीबायोटिक्स? ये ऐसी केमिकल सब्सटेंस है जो बहुत सारे माइक्रोब्स को खत्म करने में, ठीक है, जो बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनको खत्म करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, डिस्कवर करा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, है ना। तो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं कि बहुत बारी हमारी बॉडी ऐसी डिजीजेस जैसे प्लेग है, जैसे वुपिंग कफ है, जैसे डिप्थीरिया है, लेप्रोसी है, उससे फाइट नहीं कर सकते, हमारा इम्यून फाइट नहीं कर पाता, ये डेडली डिजीजेस है। तो हम इनको खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं, और ये एंटीबायोटिक्स किससे बनते हैं, ये माइक्रोब से ही बनते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके अलावा क्या हुआ, बहुत सारे केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं, बहुत सारे ऐसे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो हम इन माइक्रोब से बनाते हैं। जैसे कि आपका वापस से अल्कोहल, एंजाइम्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, है ना। तो एक तो ये आप पूरी लिस्ट ही पढ़ लो, अब आगे जो है मैंने जो क्यूरेट कर दिया है बेसिकली आपका एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस, है ना, इस चैप्टर का। तो जैसे आपका फंगस होता है स्पेर्जिलस, है ना, वो सिट्रिक एसिड बनाता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलम क्या बनाता है, ब्यूट्रिक एसिड। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। यीस्ट है आपका इथेनॉल के लिए, सैक्रोमाइसिस सर्विस से पहले ही देख लिया। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स बनाते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट में हम यूज करते हैं लाइपेजेस जो बनते हैं माइक्रोब से। क्या करता है बेसिकली लाइपेज, जो आपका ऑयली स्टेन्स है ना उनको हटाता है ना। वैसे ही स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है, स्ट्रेप्टोकोकस से बनता है, और आपका इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसको हम क्लॉट हटाने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स ना जिसमें क्लॉट्स बन जाते हैं ब्लड वेसल्स में, जिनको हार्ट अटैक आते हैं, ठीक है, उनको हम उनके लिए एंजाइम यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। किससे बनता है, स्ट्रेप्टोकोकस, और क्लॉट्स हटाने में हेल्प करता है ना। वैसे ही साइक्लोस्पोरिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्यों, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है, मतलब कि आपके जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं ना, जिन पेशेंट्स में जिनके ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, ऐसी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली वो ऑर्गन को एक्सेप्ट करें उनकी बॉडी, उसके लिए क्या करते हैं हम, उनको उनके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही तो है जो फाइट करता है ना, बॉडी में। तो उसको सप्रेस करने के लिए क्या देते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए। बनता किससे है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, है ना। वैसे ही स्टैटिन्स होते हैं, स्टैटिन्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है कम करते हैं। किससे बनते हैं, यीस्ट से, मोनास्कस परपरस से। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे आपको एंजाइम्स, केमिकल्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स मिल गए जो माइक्रोब्स से बनाते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं सीवेज ट्रीटमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा ट्रीटमेंट जो माइक्रोब्स के थ्रू होता है ना। तो आपका जो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है गाइस, तो बेसिकली जो म्यूनिसिपल वाटर वेस्ट होता है ना, उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो नुकसान करती हैं अगर उसको हम किसी नेचुरल वाटर बॉडी में डाल दे तो। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब्स होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, है ना, नुकसान करेंगे अगर आपने उसको वाटर बॉडी में डाल दिया तो हम क्या करते हैं कि इससे पहले उसको हम डिस्पोज करें किसी सोर्स में, हम उसको ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, कैसे में ट्रीट करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एसटीपीज बोलते हैं उसको। ठीक है, सो दैट लेस पोल्यूटिंग हो जाए वो। ठीक है, अब इसमें क्या हम करते हैं कि बेसिकली हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया माइक्रोब्स यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, दो स्टेजेस में गाइस होता है ये दो स्टेजेस में होता है, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा होता है फिर उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, पहले देखते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है। पहले क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि पहले तो हम बड़े छोटे जो मॉली पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं, एक तो फिल्ट्रेशन से और दूसरा सेडिमेंटेशन से। ठीक है, तो बेसिकली हम स्टेजेस में हटाते जाते हैं। पहले क्या करते हैं, जो फ्लोटिंग डेब्री है उसको रिमूव कर देते हैं सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से। फिर जो आपके सॉइल और पेबल्स रह गए
उसको सेडिमेंटेशन से रिमूव कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि जो सॉलिड बचा, ठीक है, जो वेस्ट अब बचा वो प्राइमरी स्लेज के जैसे सेटल हो जाता है, और जो सुपरनेटेंट पार्ट है, जो बाकी पार्ट है, वो एफ्लुएंट के जैसे ऊपर है। ठीक है, तो अब जो एफ्लुएंट है प्राइमरी सेटलिंग टैंक से, उसको हम ले जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। स्लेज तो हमारा अलग ही हो गया, है ना। अब जो एफ्लुएंट बचा है उसको हम ले जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब आते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो गाइस होता है ना, ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है इसको। सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो आपका एफ्लुएंट बचा हुआ था, जो प्राइमरी एफ्लुएंट था, इसको आप बड़े एरेशन टैंक से पास करते हैं। ठीक है, और उसमें उसको क्या करते हैं, आप एजिटेट करते रहते हैं एयर पंप करके। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो आपके एफ्लुएंट के अंदर एरोबिक माइक्रोब्स हैं, वो बहुत तेज ग्रो करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या बना लेते हैं, फ्लॉक्स बनाते हैं। फ्लॉक्स का क्या मतलब है कि आपके जो बैक्टीरिया हैं और जो फंगल फिलामेंट्स हैं, ठीक है, आपके एफ्लुएंट में, वो एकदम मेश जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जाली जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब ये क्या होता है कि जब वो ग्रो हो रहे होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर है जो पोल्यूट करेगा, वो ज्यादातर तो कंज्यूम कर जाते हैं, है ना। और इससे क्या होता है कि आपका जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है एफ्लुएंट का, वो कम हो जाता है। अब भाई ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, तो बेसिकली ये वो अमाउंट है ऑक्सीजन का, ठीक है, जो कि कंज्यूम होगा। ठीक, अगर हमें 1 लीटर वाटर से सारा ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज करवाना है तो। ठीक, तो फिर से बता रही हूँ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी क्या है, वो अमाउंट ऑक्सीजन का जो कि कंज्यूम होगा अगर हमें 1 लीटर वाटर से सारा ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज करवाना है बैक्टीरिया से तो, है ना। तो बेसिकली हम तब तक सीवेज वाटर को ट्रीट करते रहते हैं जब तक कि ये बीओडी कम ना हो जाए। ठीक है, और मतलब क्या है इसका, जितना ज्यादा बीओडी कहीं अगर आप वाटर में मेजर करते हो, बेसिकली हम क्या करते हैं कि वाटर का अगर पोल्यूशन चेक करना होता है ना, तो बीओडी देखते हैं कितना है ना। तो मतलब क्या है कि जितना ज्यादा वेस्ट वाटर में बीओडी, जितना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है, उतने ज्यादा उसमें पल्यूटिंग पोटेंशियल है ना, उतना ज्यादा गंदा है वो पानी, है ना। अब जो है आपका जब एक बार ये बीओडी कम हो जाता है वेस्ट वाटर का, तो हम क्या करते हैं कि उसको फिर से सेटलिंग टैंक से पास करते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि ये जो बैक्टीरियल फ्लॉक था उसको सेडिमेंट करने देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, फिर ये स्लज ही है, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, अब थोड़ा सा जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको हम इनोक्यूलम जैसे यूज करने के लिए वापस से एरेशन टैंक में डाल देते हैं। ठीक, बाकी जो स्लज है उसको क्या करते हैं, बड़े टैंक में एक जो है पंप कर देते हैं, जो कि डाइजेस्टर्स होते हैं। कैसे डाइजेस्टर्स, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं ना कि बाकी दूसरे तरीके के ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिकली ग्रो होते हैं, और ये क्या करते हैं कि आपका जो एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई है स्लज में, उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब आपका डाइजेशन के टाइम पे ना, ये जो बैक्टीरिया है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, वो बहुत सारे ऐसे गैसेस का मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली ये गैसेस को हम ना एक साथ बायोगैस बोलते हैं, और फिर हम इनको फ्यूल जैसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अब हमने सब कुछ खत्म कर दिया, अब जो एफ्लुएंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में बचा, उसको हम रिलीज कर देते हैं आपके नेचुरल वाटर बॉडी में, जैसे रिवर स्ट्रीम्स में, है ना। और ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लान्स जो हैं आपके इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री चला रही है, जैसे गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, सो दैट हम ये जो रिवर्स हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, है ना, उनको सेव कर सके। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सीवेज ट्रीटमेंट। अब देखते हैं कि बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है माइक्रोब से।
ठीक। तो बायोगैस बेसिकली गाइस ऐसा मिक्सचर है गैसेस का जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी से प्रोड्यूस होता है, और इसको हम जो है फ्यूल जैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब आपका किस टाइप की गैस प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंड करता है किस टाइप का माइक्रोब है और किस टाइप का हम ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है जिसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली गाइस ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इन ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, है ना, ये सेल्यूलोजिक जो है, ये एनारोबिकली ग्रो करते हैं, और ये बहुत ज्यादा अमाउंट में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऐसे बनाते हैं। ठीक है। इन बैक्टीरियाज को हम क्या बोलते हैं? इन बैक्टीरियाज को हम बोलते हैं मीथेनोजेंस। मीथेनोजेंस, इनको हम मीथैनोबैक्टीरियम भी बोलते हैं। ठीक है। मीथैनोबैक्टीरियम और मीथेनोजेंस। ठीक है। अब देखते हैं कि बायोगैस प्लांट होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है। तो बेसिकली ये बैक्टीरिया कहाँ होंगे? ये स्लज के अंदर होंगे, जो आपका एनारोबिक स्लज होगा ना सीवेज ट्रीटमेंट में, उसके अंदर भी होंगे। अब आपका बायोगैस प्लांट में क्या होता है कि हमने एक कंक्रीट टैंक बना दिया पहले। ठीक है। अब ये टैंक 10 से 15 फीट जो है गहरा हो सकता है। इसके अंदर हमने क्या करा कि हमने एक स्लरी बनाई, आपका जो बायो वेस्ट है, जो डंग है, वो और पानी मिलाकर। ठीक है। और हमने इसमें डाल दी कंक्रीट टैंक में। इसके ऊपर हमने एक फ्लोटिंग कवर लगा दिया। ठीक है। जो कि राइज करेगा जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस होगी टैंक में। ठीक है। तो माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी, गैस प्रोड्यूस होने से शुरू होगी, और ये जो फ्लोटिंग कवर है वो ऊपर उठता जाएगा। ठीक। अब इसके अलावा एक बायोगैस में आउटलेट होगा जिसपे कि पाइप कनेक्टेड होगी, जिससे बायोगैस हम जो भी आसपास हमें सप्लाई करना है सप्लाई कर देंगे, है ना। दूसरा क्या होगा? दूसरा आउटलेट होगा जो आपकी यूज्ड स्लरी है, ठीक है, वो रिमूव करने के लिए। ठीक है। अब ये जो यूज्ड स्लरी है ना, उसको फर्टिलाइजर जैसे यूज कर सकते हैं, तो मल्टीपल जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना। अब ये लगाते कहाँ है बायोगैस प्लांट? तो गाइस ऐसी जगह जहां पर कि ये जैसे कैटल डंग है वो अवेलेबल हो, जैसे रूरल एरियाज में, जैसे आपके जो डेयरी फार्मिंग होती है वहां पर, है ना। तो बायोगैस प्लांट या तो रूरल एरियाज में लगता है जहां पर कि आपका अवेलेबिलिटी है डंग की, या फिर वो ऐसे फार्म हाउसेस के अराउंड लग सकता है ना। ऐसे एरियाज जहां पर बेसिकली हमें जो वो कैटल डंग यूज करना है वो अवेलेबल हो। ठीक है। और कैसे यूज होता है? कुकिंग में, लाइटिंग में, तो एज रिप्लेसमेंट टू नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, उसमें यूज कर सकते हैं। जो हम एलपीजी खाना बनाने में यूज करते हैं उसकी जगह यूज कर सकते हैं, है ना। तो अब आपको एक बार दिखाते हैं बायोगैस प्लांट दिखता कैसा है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट्स है ना। तो इसमें जैसे एक तो आपका ये है डाइजेस्टर। ठीक। ठीक है। और इसमें क्या है? आपका डंग और वाटर का मिक्सचर। तो इस वाले टैंक में हम जो है डंग और वाटर मिलाकर स्लरी बनाकर और इस डाइजेस्टर में पास कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे हैं माइक्रोब्स जो ग्रो कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? मिथेनोजेंस, ये जो है गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये है ऊपर गैस होल्डर। ठीक है। ये ऊपर उठता जा रहा है जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस होती जा रही है, और यहाँ हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक पाइप से। इसमें से अब गैस जो है बाहर आएगी और ये हम सप्लाई कर देंगे आगे, है ना। अब इसके अलावा जो यूज कर लिया हमने स्लज को, उसको हम इस टैंक में भरते जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्लज वाला टैंक, और इसको हम एज फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। तो इसको हमने फिर खेतों में जो है एज फर्टिलाइजर डलवा दिया। ठीक है। अब गाइस आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है ना, ये इंडिया ने डेवलप करी थी। तो आपका इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बोलते हैं IARI, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, दोनों ने मिलकर ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट करी है। ठीक है। तो ये हो गया आपका बायोगैस प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं माइक्रोब्स एट बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक। अब देखते हैं कि ये बायो कंट्रोल एजेंट्स का क्या चक्कर है ना। तो बेसिकली गाइस बायो कंट्रोल एजेंट्स जो आपके होते हैं ना, वो ऐसे बायोलॉजिकल बेसिकली मेथड्स हैं
जिससे हम प्लांट डिजीजेस और पेस्ट्स कंट्रोल करते हैं। ठीक, तो कैसे करते हैं? तो बेसिकली हम यूजुअली क्या करते हैं गाइस कि केमिकल्स डालते हैं, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, है ना, डिजीजेस के को कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स डालते हैं। बट उनसे होता क्या है कि आपका जो जो बेसिकली फ्रूट होता है, वेजिटेबल है, या जो भी फूड है ना, जो से प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि वो जो है अब्सॉर्ब कर लेता है इन पेस्टिसाइड्स को, और फिर आप उसको खाते हैं और आपको बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स, डिजीजेस कॉज करता है ना, क्योंकि वो बेसिकली पॉइजनस है आपके लिए, तो है ना। तो उसकी जगह फार्मर्स ने क्या करा, ऑर्गेनिकली ट्राई करा। तो वो क्या करते हैं बेसिकली कि जैसे कुछ इंसेक्ट्स के केस में जो कि पेस्ट्स होते हैं नॉर्मली, उनको खत्म करने के बजाय उनको किसी तरीके से मैनेजेबल लेवल पे रोक देते हैं। ठीक, और इससे क्या होता है कि एक इकोसिस्टम बन गया जहां पर पेस्ट्स हैं तो, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे क्योंकि हमने उनको मैनेजेबल लेवल पर रोका हुआ है। ठीक, वैसे ही आपका बीटल हो गया, है ना, वैसे लेडी बर्ड हो गई, ड्रैगन फ्लाइज हो गए। तो बहुत बार ये क्या होते हैं कि यूजफुल होते हैं ये एफिड्स और मॉस्किटोज हटाने में, तो इनको हम यूज कर लेते हैं, है ना। वैसे ही आपका जो है बैक्यूलो वायरस हो गया, ऐसा पैथोजन होता है जो कि इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को अटैक करता है, तो हम इसको एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं, है ना। ऐसे ही आपने सुना होगा बहुत ज्यादा, क्या, बीटी कॉटन, है ना, बैसिलस thuringiensis, है ना। अब ये क्या करता है, तो बेसिकली ये ऐसा एक बैक्टीरिया है जो कि बहुत सारे इंसेक्ट लार्वे को खत्म कर देता है, और हम इवन क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं जो है यू नो ऐसे प्लांट के वैरायटीज बनाने में, जैसे बीटी कॉटन, जैसे बीटी ब्रिंजल। और ये क्या होते हैं कि ऐसे प्लांट के हाइब्रिड्स हैं जो कि ऐसे पेस्ट्स जो कि अटैक करके खत्म करते हैं इन प्लांट्स को, उनसे बचा देते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भी यूज करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका पेस्ट और डिजीजेस। अब हम इवन माइक्रोब्स को बायो फर्टिलाइजर्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स कैसे, वो देखते हैं। तो अब आपका बेसिकली बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए जो कि सॉइल की क्वालिटी न्यूट्रिएंट से बढ़ा दे रहे हैं, है ना। अभी होता क्या है कि इतना ज्यादा डिमांड है फूड का, इतना पोल्यूशन है कि सॉइल क्वालिटी खराब ही होती जा रही है। अब उसमें भी हम क्या यूजुअली क्या करते हैं कि हम बहुत सारे केमिकल्स फर्टिलाइजर्स डालते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर से फिर वही नुकसान है कि हमारा जो फूड आइटम है वो अब्जॉर्ब कर लेगा उन केमिकल्स को, और फिर क्या करेगा कि वो जो है आपके खाने से आपके अंदर जाएगा और आपको बहुत सारे तरीके के नुकसान पहुंचाएगा। उसकी जगह अब क्या हो रहा है कि फार्मर्स जो है वो स्विच कर जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। उसमें क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स हैं, कैसे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, है ना। जैसे नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए राइजोबियम, जैसे आपका एजोस्पाइरुलम, एजोटोबैक्टर, है ना, ये सारे ऐसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं, है ना। वैसे ही माइकोराइजा फंजाई है जो कि प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में काम करता है ना। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो है आपके माइक्रोब्स हैं जो एज बायो फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर एक वीडियो में खत्म कर दिया। एक जिस्ट तो आपको मिल गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाकर एक बार वापस से ये चैप्टर फिर से पढ़ लेना है एनसीईआरटी से। अगर आपको क्यूरेटेड नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, मेरी वेबसाइट पे जाइए onestopbiology.com पे, और आप वहां जाकर क्यूरेटेड नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। और अभी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, अगर आपको कोई डाउट है ऐसा जो आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे फटाफट से इस वीडियो के कमेंट्स में बता दीजिए क्या डाउट्स हैं। और गाइस, अगर आपको वीडियो समझ आया, आपको लगा कि ये तो पूरा चैप्टर जो है हमने ऑलमोस्ट इन लेस देन हाफ एन आवर खत्म कर दिया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए, सो दैट वो भी यूटिलाइज कर सके, है ना, कम टाइम में पूरा चैप्टर पढ़ के। ठीक है, और अगर गाइज आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन वहां है उसको प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ आगे उसके लिए। बट गाइज जरूर फीडबैक दीजिएगा, आपका आपका फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मुझे बताइएगा जरूर आपको ये वीडियोस
कैसे लग रहे हैं, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।